हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में और ये क्लास नंबर हमारी 6 है। कौन सी है? क्लास नंबर 6 है। ठीक है। और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 125 से आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे बेटा। सभी क्वेश्चन आपके 2020 से लेकर के 2023 के PYQ है। PY मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग का मतलब है कि जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उन सभी में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आएगा, घुमा फिरा के बस। ठीक है, सीधी बात में आप ये समझिए। तो अगर आपको जीएस में पार पानी है तो आप क्या करेंगे, आप अपने PYQ को मजबूत रखेंगे। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप लोग जो है एक बार क्लास में आने के बाद में बैक मत होना बिल्कुल भी। क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखोगे तो ही आपके कुछ न कुछ समझ में आवेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी 1 से लेकर के 5 क्लास आ चुकी है, आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप चैनल का जो मेरा लोगो है उस पर क्लिक करें, लास्ट में प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में पहले ही लिख रहा है जनवरी की क्लास। ठीक है, तो उसमें आपको पॉलिटी की 5 क्लास मिलेगी, उनको आप देखिएगा जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये हमारा क्लास नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन था, 125वां क्वेश्चन। क्या कहता है? एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान असमान वेतन मिलता है। काम समान कर रहे हैं लेकिन असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? आपको बताना है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ठीक है, आपको ये बताना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वे कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 36 से लेके 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने कहाँ से लिया बेटा? आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है बेटा आपका? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CHSL 3 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके। इन 4 ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो है आर्टिकल 39। कौन सा है बेटा? आर्टिकल 39। ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके जो सब सेक्शन है वे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 39 के अंतर्गत निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। 39 के राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। जो राज्य होता है, यहाँ पर राज्य हमारा स्टेट की बात हो रही है और राज्य जो है वो आपका देश भी हो सकता है और कोई राज्य भी हो सकता है। ठीक है, तो जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द का मतलब वैसे क्या होता है? वैसे इस राज्य शब्द का मतलब होता है देश। ठीक है, याद रखना बस समझने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है और ये राज्य शब्द ही क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, याद रखियो, भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल, बताइए, आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, याद रखना। ओके, आगे चलिए। 39B है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण होगा, स्वामित्व होगा, नियंत्रण की व्यवस्था करेगा। ठीक है, याद रखियो। उसके बाद 39 गए, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्देश देगा। ठीक है, 39 गए, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होगा। क्या होगा? स्त्री वह पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ओके। आगे देखिए,
आर्टिकल 39 यह है, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। 39 अणे पुरुष और स्त्री कर्मकारों को 39 अणे हैं, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। ठीक है। आर्टिकल 39(6) है, राज्य द्वारा बालकों और अल्पवय को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा हम आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 126वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगी और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे शक्ति और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो वो है आर्टिकल 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, याद रखियो। ठीक है भाई, आर्टिकल 40 है आपका। देखिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। किसमें है? आर्टिकल 40 में है, याद रखना। ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है इसका प्रावधान आर्टिकल 40 में है, याद रखना। ठीक है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 क्या करेगा? राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 के आर्टिकल 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करेगा, याद रखना। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देगा। यह दिल्ली पुलिस में आया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। एक बार और देखिए बेटा, देखिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 40 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 40 में क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो होगा, राज्य वो लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण मतलब आदमियों के कल्याण के लिए, या राज्य अपनी जनता के कल्याण की वृद्धि के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। अगला है आर्टिकल 39 क्या, ये आपको पता ही है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 39 क्या जो है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 41। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है बेटा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 127 है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए? ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन लगाइए, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए? ठीक है। तो बताइए इसका 127 होगा क्या आंसर है बेटा? देखो आपके 4 ऑप्शन है। अब देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 43,
अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। काफ़ी अच्छा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब बताइए। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? आर्टिकल 42। क्या है? आर्टिकल 42। ठीक है, तो आर्टिकल 42 इसका सही जवाब है बेटा, याद रखियो। देखिए अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उपबंध, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उपबंध तथा मातृत्व राहत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उपबंध तथा मातृत्व राहत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 कामगारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास करने के लिए कहता है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कामगारों को निर्वाह, निर्वाह मतलब जीवन यापन करना, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए कहता है। आर्टिकल 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करता है। और आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल का उपबंध करना। ठीक है, देखो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, ओके, देखिए भाई, तो आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल का उपबंध करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 128वां। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम, उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ठीक है, तो वो है आर्टिकल आपका 42। तो कामकारी जो जगह होती है वहाँ पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 42 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 43 क्या कहता है भाई? कर्मचारियों को जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना करना। ये आर्टिकल 43 कहता है, जो कि एसएससी में हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, आर्टिकल 43 क्या क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। किसे? आर्टिकल 43 क्या को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखियो, जो आर्टिकल 43 क्या है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वां संशोधन जो है सरदार सवन सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, याद रखिए, उस समय जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो 43 बी में क्या है? आर्टिकल 43 बी में क्या है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। उसके बाद अनुच्छेद 43 ख में क्या है? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। यानी जो आर्टिकल 43 बी है, जो आर्टिकल 43 बी है, इसे कब जोड़ा गया था बेटा? इसे जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना, कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आर्टिकल 43 बी को जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है भाई, अच्छा सभी स्टूडेंट एक बार जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास देख रहे हैं प्लीज़ वे सभी के सभी जो है कमेंट करते रहिए, लाइव क्लास में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी देख रहे हैं सभी के सभी जो है लाइक ज़रूर करें और कोई भी इरिलीवेंट बातें ना करें, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। बस आपका काम है पढ़ना और क्वेश्चन का जवाब देना। आलतू फालतू कोई बातें ना करें बिल्कुल भी, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा टीम के द्वारा। ठीक है, फिर बाद में मत कहना बिल्कुल भी।
ठीक है, चलिए अगला है बेटा आर्टिकल, देखिए क्या है। तैतालीस ख 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करता है। क्या करता है? एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करता है। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 129वां, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 को एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। तो वह है आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन देखो इसके पूछे जा रहे हैं। क्या कहते हैं ये? अनुच्छेद 39 राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। जो राज्य होगा वो प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो है बराबर जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। उसके बाद आर्टिकल 40 आपको पता ही है, ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 43B के संबंध में, ठीक है, यह है सरकारी संगठन से संबंधित है। यानी आर्टिकल 43B जो है एक सरकारी संगठन से संबंधित होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियां या संगठन के उन्नयन से संबंधित उल्लेख मिलता है। इस अनुच्छेद को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा मूल संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस हमने क्या सीखा कि जो आर्टिकल 43 क्लोज बी है, 43 क्लोज बी है, आर्टिकल 43 क्लोज बी है, ठीक है। ये सरकारी संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकारी संगठन से संबंधित है। और साथ ही साथ में इसको 97th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2011 में ऐड किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 43 क्लोज बी जो है सहकारी संगठन से संबंधित है, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है बेटा, याद रखियो। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B खालिस्तान का प्रावधान करता है, सरकारी समितियों का या सहकारी संगठन का, ठीक है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ओके। उसके बाद क्या है, यही अब इसका, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था आर्टिकल 43B के बारे में। आर्टिकल 43B जो है, जो 43B है, इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में ऐड किया गया था, ठीक है। और ये सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान करता है। क्या करता है? सहकारी जो समिति होती है उसके गठन का प्रावधान करता है बेटा, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 131 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं 132, ठीक है, 132 आगे भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया है। यह सहकारी समितियों के या सहकारी संगठन को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा तथा उनकी प्रारंभिक देखभाल का प्रावधान करता है। जबकि आर्टिकल 21 क्लोज 1 जो है 6 से 14 साल के जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा को फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है, याद रखना। जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, ठीक है, याद रखियो। चलिए 132वां क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता लागू है? पूरे पूरे भारत में, तो आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 का। CGL 3 मार्च 2023 के क्वेश्चन पूछा गया बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना प्रयास करेगा। क्या करेगा? एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, याद रखना। अनुच्छेद 44 ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अनुच्छेद 40 क्या करता है? ग्राम पंचायतों का गठन करता है। 42 में क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना है। और 48 में क्या है बेटा? आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 133वां। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है? पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो वह आर्टिकल 47 पोषण स्तर को जो बढ़ावा देता है वो आर्टिकल 47 है बेटा, याद रखना। काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि, ठीक है। ओके, देखिए बेटा, तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 47 है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। राज्य मादक पेय व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 134वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा। तो वो है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करता है बेटा? अलग करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन पृथक करता है? आर्टिकल 50 कौन करता है बेटा? आर्टिकल 50 कौन करता है? आर्टिकल 50, ठीक है, याद रखना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 134वां था, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 135वां। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? तो ये एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है 15 नवंबर 2021 को, जो कि आर्टिकल 50 है। तो आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है, ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का एक राज्य का कर्तव्य होगा। उसके बाद अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 49 में है,
ठीक है। 57 में क्या है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचित करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होगी उसका उल्लेख होगा। ठीक है, एक बार फिर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। आर्टिकल 47 में क्या है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, यानी पोषाहार स्तर, खाने की जो वस्तुएं होती है उनका स्तर कैसा है, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का जो राज्य कर्तव्य होगा उसका उल्लेख 47 में है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख करता है। ठीक है, 136वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल आपका जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 51 है, याद रखना। ठीक है भाई, तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से कौन पृथक करता है? तो वो आपका करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ठीक है, और विदेश नीति को जो है आर्टिकल 51 के द्वारा भारत में लागू किया जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है? आर्टिकल 51 है, या भारत में अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का प्रावधान किस आर्टिकल में बेटा? 51 में है। किस आर्टिकल में? 51 में, याद रखना। तो अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है, याद रखना। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण है, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है, कृषि एंड पशुपालन का संगठन है, कृषि और पशुपालन का संगठन है, याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कृषि और पशुपालन का क्या है? संगठन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, याद रखियो। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। और 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या करता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से बेटा अलग करता है। ठीक है, 137वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है, तो आर्टिकल 51 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित कौन है बेटा? आर्टिकल 51 है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि। एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सभी लाइक और सब्सक्राइब करें जो नए छात्र है। और इससे पहले हमारी 5 क्लास आ चुकी है, उनको जाके देखिएगा आप। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो है क्लास में से 1 सेकंड के लिए भी हटे ना, बिल्कुल भी। और जो क्लास देख रहे हैं वो इसको जो है फटाफट कमेंट करके बताते रहे क्वेश्चन का जवाब को। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान और कुटीर उद्योगों का प्रावधान है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। कर्मकार जो होते हैं, जो कामकार मजदूर होते हैं, उनके निर्वाह का प्रावधान है। और कुटीर उद्योगों का विकास है, जो छोटे छोटे उद्योग है उनका विकास करने का भी उल्लेख इसमें आर्टिकल 43 में है। और 43B को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था भाई? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर, जीवन का जो स्तर है उसे ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य कर्तव्य होगा। ठीक है, चलिए 138वां क्वेश्चन देखिए भाई, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है, तो वो है ग्राम पंचायतों का गठन करना। ठीक है, क्या है बेटा? ग्राम पंचायतों का गठन करना। देखो, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ग्राम पंचायतों का जो गठन है, ग्राम पंचायत जो है, ये महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में? 40 में है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए,
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आर्टिकल 40 में क्या है बेटा? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास करना है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 43 में क्या है? कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास करना है। अनुच्छेद 43B, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। सहकारी समितियों का उन्नयन करता है। ठीक है। 46 में क्या है? राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। 47 में क्या है? लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। लोगों का जो पोषाहार का स्तर है और जीवन का जो स्तर है उसे ऊंचा करे जाएगा, और ये करने का जो कर्तव्य है वो राज्य का होगा। ठीक है, याद रखना। यानी जनता को जो है नशीले पदार्थों से दूर रखा जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 48 क्या? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एंड पशुपालन का संगठन। और इसी में आर्टिकल 48 क्लोज ए में क्या? पर्यावरण का संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 क्लोज ए में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं वो, मैं वेट कर रहा था उसका, लेकिन हो सकता है आगे वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि पशुपालन का संगठन करना, गाय बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का परीक्षण करना, सुधार करना, उनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करना। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? उदारवादी सिद्धांत कौन सा? तो उदारवादी सिद्धांत है समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। समान नागरिक संहिता मतलब आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 को संरक्षित करना। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य भारत का जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है भाई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल है। क्या आदर्श शामिल है? सभी आदर्श शामिल है जिनका पालन राज्य को देश के लिए कानून और नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रवर्तिक होते हैं। ठीक है, और यह कानून के द्वारा परिवर्तन नहीं है, यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको कोर्ट लागू नहीं करवा सकता। ये सकारात्मक होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे होते हैं? ये हमेशा सकारात्मक होते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत हमेशा सकारात्मक होते हैं और इनको कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, जिनको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है बेटा, याद रखना। ठीक है। तो उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश क्या है? नंबर 1, आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को संरक्षित करने का प्रयास होगा। 45 में क्या? आर्टिकल 45 में 6 से कम उम्र के जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 21 क्लोज में क्या है? 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनकी 6 से 14 साल के जो बालक होते हैं उनको फ्री शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। आर्टिकल 48A में क्या है? देखो ये आ गया, मैंने बताया था ना अभी कि आ गया होगा। आर्टिकल 48 क्लोज ए में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण है। ठीक है, याद रखो। वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना है। जैसे आजकल कोई भी आदमी सांप को मार दिया ना, सांप की हत्या कर दे या आप किसी पक्षी को मार देते हैं, ठीक है, या किसी गाय गद्दड़ कुत्ते बिल्ली को मार देवे, तो उनको मारने पर जो है सज़ा होती है। और वो सज़ा किस आर्टिकल के द्वारा दी जाती है? आर्टिकल 48A के द्वारा। क्योंकि अगर हम पर्यावरण में एक चींटी को भी मार देते हैं तो उससे भी जो हमारी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पर्यावरण में किसी एक मेंढक को मार देते हैं, मेंढक को, ठीक है, अगर आप मेंढक की भी हत्या कर देते हैं तो उससे भी हमारी खाद्य श्रृंखला जो है प्रभावित होती है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेंढक है वो किसका भोजन होता है? मेंढक होता है सांप का भोजन। और अगर सांप को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो फिर कुछ और इंतजाम करेगा। ठीक है, तो इससे हमारी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 49, राज्य महत्व के स्मारक, जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ठीक है, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है ना, जैसे जयपुर में किले हो गए, राजाओं के महल हो गए पुराने वाले, है ना, इन सब का संरक्षण करना, मतलब इनको हानि होने से बचाना। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना। या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो कानून होते हैं उनको राज्य के द्वारा लागू करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 140वां क्वेश्चन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बेटा 140वां। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो एसएससी CSHL 17 अगस्त 2023 को क्वेश्चन आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो नई बालक है उन्हें पता लग जाएगा पैटर्न कैसा था क्वेश्चन का, ठीक है। तो नेहरूवादी, और नेहरूवादी विचार मैंने आपको बताया था क्या था, वो था आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। देखिए अब जा सिद्धांत क्या था, समाजवादी। तो अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 या 47 समाजवादी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 है। 38, 39, 41, 38, 39, 41, 38, 39, 41, 42, 43 और 47 आता है आपका समाजवादी के अंतर्गत। गांधीवादी 40, 43, 43 भी 40, 47 और 48 आता है आपका गांधीवादी के अंतर्गत। और उदारवादी 44, 45, 40, 48, 48 से 49 और 50 और 51 आता है उदारवादी के अंतर्गत, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 141वां। राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है बेटा, ये बताना आपको, ठीक है। तो संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 43 में मिलता है। यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का समाजवादी सिद्धांत है। क्या है? समाजवादी सिद्धांत है, ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल 43 में क्या मिलता है बेटा? सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। ये बात जो है आर्टिकल 43 में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? मूल कर्तव्यों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को, ठीक है। सीपीओ में आ रहा 3 अक्टूबर 2023 को मूल कर्तव्य। तो मैंने आपको बताया था, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था, सरदार सवर्ण सिंह समिति, यानी जो आपका 42वां संशोधन हुआ था बेटा, 42वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, ये 42वां संशोधन आपका जो है सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता जो था इसका संबंध किससे? पंचायती राज से है, याद रखना, ठीक है। बलवंत राय का संबंध किससे? पंचायती राज से है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, याद रखियो, ठीक है भाई। तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना से इसका संबंध था। LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से ही था, ठीक है। विवेक देवराय समिति का संबंध किससे था? विवेक देवराय समिति का संबंध किससे था? रेलवे में संस्थागत सुधारों तथा पुनर्गठन से था। तो विवेक देवराय समिति जो है वो रेलवे में संस्थागत सुधारों तथा पुनर्गठन से था, ठीक है, याद रखियो। चलिए 143वां क्वेश्चन हम देखते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, मैंने बताया था, कौन सी समिति का गठन किया था? तो समिति का नाम क्या था? सरदार सवर्ण सिंह समिति। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो PYQ करें, क्या करें? PYQ। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान में एक नया भाग 4 क्या जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51 क्या जोड़ा गया था? तो क्या क्या जोड़ा गया था भाई? संविधान में भाग 4 4 क्लोज ए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क्या जोड़ा गया था, ठीक है। और एक और जोड़ा गया था, भाग 14 क्या जोड़ा गया था? याद रखना, जो अधिकरण से संबंधित था, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, SSC में, कि मौलिक कर्तव्य कितने? 11 है बेटा, आपके याद रखियो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान सवर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इंदिरा गांधी के, ये मैंने आपको बता दिया था। चलो देखते हैं। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान 1976 में सवर्ण सिंह समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी? सवर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा।
देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति का नाम बताइए। देश के जो नागरिक होते हैं उनको, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? JS वर्मा समिति। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, यानी जो मौलिक कर्तव्य है, देखो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग है, ठीक है। देश के नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य है ये सिखाने के सुझाव को किस समिति ने दिया था? वो समिति थी आपकी JS वर्मा समिति। कौन सी समिति थी? JS वर्मा समिति, ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। देखिए, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सिखाने हेतु सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। सवर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्य से था। मौलिक कर्तव्यों से किसका था? JS वर्मा समिति का था। मौलिक कर्तव्य जो कि 4 कै में है, भाग 4 के आर्टिकल 51A में है, और मूल कर्तव्य, ठीक है, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे, ठीक है। अगला है मूल कर्तव्य संवैधानिक किस भाग में? मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो भाग 4A में है। किसमें है? भाग 4A में है। मूल कर्तव्य भाग 4A में है, याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए चलो आगे देख लेते हैं। सब लिखा मिलेगा, हाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है और मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है, याद रखियो। चलो, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने कि राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खालिस्तान के तहत किया गया है। तत्पर रहने का उल्लेख, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यह मूल कर्तव्यों में, किस में किया गया बेटा? मूल कर्तव्यों में किया गया, याद रखियो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट जो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जो नए बालक आए हैं। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। ये मूल है, वो मौलिक है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख भी मूल कर्तव्यों में किया गया है। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? तो 11। मैंने बताया था ये संख्या जो है ये भी SSC ने पूछ रखी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सवर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। क्या दिया था? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 कै में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितनों को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। वो 11 मूल कर्तव्य क्या था आपका? आर्टिकल 21 क्लोज ए था, जिसमें 6 से 14 साल के बालकों की फ्री एजुकेशन का क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है? ठीक है, तो SSC CHSL 3 अगस्त 2030 के क्वेश्चन आया हुआ बेटा, याद रखियो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। तो संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में कुल 11 मूल कर्तव्यों को बताया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक है। चलिए, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। संविधान मूल कर्तव्यों को सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। संविधान इसका डायरेक्ट प्रोविजन नहीं देता है, ठीक है, याद रखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए 150 मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? SSC CHSL 17 अगस्त 2023 को क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, ठीक है।
तो संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्यों को कुल संख्या 11 है। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। और 11वां क्या था? 11वां था आपका, अच्छा 10 को क्या गया है, चलो, और 11वां था आपका एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 क्लॉज ए को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये क्लास नंबर आपकी 6 थी बेटा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, और अगली क्लास कल आएगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 150 से 200 तक करेंगे। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए।